कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की 18th रिपोर्ट होगी। और ये रिपोर्ट जो रिलीज की गई है वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। ठीक है, तो इसको जानेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है इसके बारे में, और इंडिया की जो फॉरेस्ट की ओवरव्यूज है वो यहाँ लेंगे। ट्री के रिसोर्सेस यानी कि ट्री कवर कितने इंक्लूड हुए वो हम इस रिपोर्ट में जो है जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर ये बात की जाए तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिलीज की जाती है और ये पब्लिश जो है वो बाइनियल की जाती है। बाइनियल का क्या मतलब है जरा समझिए। साल में 2 बार होना, यानी कि बाइनियल का मतलब क्या हो जाता है कि भाई साल में जो है ये 2 बार जो है 2 साल में जो है एक बार रिलीज की जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनियल प्रोसेस कहते हैं। तो बाइनियल के द्वारा जस्ट, ठीक है चलिए, तो ये पब्लिश की जाती है बाइनियल किसके द्वारा, आपके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब हर 2 साल में एक बार जो है इसको रिलीज की जाती है। और ये कहीं ना कहीं किसके बारे में डिटेल बताता है भैया, फॉरेस्ट कवर के बारे में, कि हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्रीज कितना बड़े हैं, और इसके साथ साथ जो आपके सर्ब्स है और या फिर आपके छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो है, कितने एरिया में कवर है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा है, किस आपके स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, इन सबके सारी चीज के जो फॉरेस्ट के पैरामीटर है उनके ऊपर ये डिटेल एनालिसिस करता है। और डिटेल एनालिसिस के बाद आपको ये डाटा जो है हर 2 साल में एक बार जो है प्रोवाइड की जाती है। इसका पर्पस क्या है, अगर रिपोर्ट की बात करें, इसका पर्पस है सबसे पहले तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एसेस करना है, यानी कि फॉरेस्ट की जो भी रिसोर्सेज है, जो भी मतलब रिसोर्सेज जो भी यूज होता है, जिस तरह के प्लांट्स है वगैरह के फॉरेस्ट कवर है, या जितने हमारे रिक्वायरमेंट है फॉरेस्ट की, उन सबको एसेस करता है। और एसेस करने के बाद हमें ये रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो सस्टेनेबली मैनेजमेंट क्या हो सकता है, जो फॉरेस्ट बिल्कुल अनअपेनेबल तरीके से ये काटी जा रही है, जहां फॉरेस्ट लैंड को हटाया जा रहा है और एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया जा रहा है, तो हम कैसे इस चीज को, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हमें कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट जो है जानकारी देता है। वहीं अगर हम इसके हाईलाइट की बात करें, की हाईलाइट की बात करें, ISFR 2023 की जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। और टोटल फॉरेस्ट कवर अब की बार अगर बात की जाए 21.76% यानी कि 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर बात करें ट्री कवर की तो कितना है, 3.41 ग्रोथ हुई है, जो कि 1.1 स्क्वायर किलोमीटर तक हुई है। देखिए यहाँ हो रही है फॉरेस्ट की बात यानी कि जंगलों की बात, और ये हो रही है ट्रीज कवर की बात। और जो नेट चेंजेस है, नेट चेंजेस कहीं ना कहीं हमें फॉरेस्ट में प्रीवियस ईयर की, जो हमारी प्रीवियस ईयर 2021 के डाटा के हिसाब से कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर पाई चार्ट की बात करेंगे, जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा ही लिया गया है, ये जो आपके ISFR 2023 का है उसी में से डाटा है, जिसमें नॉन फॉरेस्ट कवर जो है वो 73.50 है। वहीं पे अगर बात की जाए आपके फॉरेस्ट कवर की 21.76 है, ट्री कवर की बात की जाए 3.41 है, स्कर्ब्स की बात की जाए तो 1.33% जो है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देख सकते हैं कुछ डाटा, जहां पे आप देख सकते हैं इन सब एरिया में कहीं ना कहीं जो ग्रीन एरियाज है वो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा आपको नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपके हॉटस्पॉट जोन है, जैसे कि आपके ये इधर कोस्ट में देखने को मिलेंगे, दादरा नगर हवेली, गोवा हो गए, केरल हो गए, इस तरह के अरेबियन सी की तरफ जो देखने को मिलेंगे वो सारे आपके कवर होंगे। अब बात आती है बीच में, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके झारखंड जैसे एरिया में। वहीं अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एरिया में जो है आपको ट्री कवर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें स्टेट वाइज की, तो टॉप स्टेट, अगर मान लीजिए टोटल फॉरेस्ट की जो स्टेट वाइज जो टॉप की है या ट्री कवर की अगर बात करें, तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, जिसमें 85,724 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है यहाँ पे ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर जो है देखने को मिल रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 67,083 स्क्वायर किलोमीटर है। महाराष्ट्र की बात करें तो 65.383 स्क्वायर किलोमीटर तक है। स्टेट विथ हाई परसेंट ऑफ हाई फॉरेस्ट कवर, अगर हाई परसेंटेज की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ज्योग्राफिकल एरिया इतना है और इसके हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर की परसेंटेज है उसको देखें, क्योंकि अगर स्टेट बड़ा होगा तो फॉरेस्ट कवर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो आपके 91.33% है। वहीं मिजोरम की बात करूं तो 85.34% है। और अंडमान निकोबार जो कि आपके
ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, ध्यान रखिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये आइलैंड कंट्री है और ये भी आपका आइलैंड कंट्री है, आइलैंड स्टेट है, सॉरी आइलैंड स्टेट है, ठीक है, आइलैंड स्टेट, ठीक है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। वहीं अगर बात करें इंक्रीजिंग हुआ है, कितने स्टेट विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, कौन सी स्टेट में इंक्रीज हुआ है भैया, छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है, यानी कि 684 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए 559 स्क्वायर किलोमीटर, उड़ीसा में 559 स्क्वायर किलोमीटर और राजस्थान में भी 394 स्क्वायर किलोमीटर जो है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। बायोडायवर्सिटी की थोड़ी हाइलाइट्स को देख लेते हैं। देखिए फॉरेस्ट टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन के देखें तो इंडिया में 16 मेजर फॉरेस्ट टाइप जो है मिलते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे सब टाइप भी आ जाते हैं, पर चैंपियंस और सेट क्लासिफिकेशन के द्वारा आपको ये बताया जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न घाट बताया था ना, जो आपके ये वाला जो एरिया है ये आपका वेस्टर्न घाट का एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का एरिया है। और यहाँ पे हमने देखे थे काफी ज्यादा अमाउंट में जो है आपके बायोडाइवर्सिटी रिच है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो हिमालयन है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मियन रीजन है, इंडो बर्मियन रीजन मतलब ऊपर की जो रीजन होती है, ठीक है। इसके साथ साथ सुंडा लैंड्स है, वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन, सुंडा लैंड्स का मतलब है कि आपके इस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो अंडमान निकोबार के एरिया है उस तरफ की बात है, सुंदरलैंड, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारी ग्लोबल डाइवर्सिटी में। और यहाँ पे बात की जाती है कहीं ना कहीं ये हमारे एंडेंजर स्पीसीज को भी इंक्रीज करते हैं, फोकस इंक्रीज करते हैं, ताकि हम इनको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, कंजर्व कर सके उनके प्रोटेक्टेड एरिया के थ्रू और कम्युनिटी के एफर्ट के थ्रू। अगर कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिटी ही क्या करती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को खराब करती है। अगर कम्युनिटी अगर सपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी लेड एफर्ट लगाए तो हम इन एंडेंजर्ड स्पीसीज को खत्म होने से बचा सकते हैं। वहीं अगर फ्लोरा फौना की बात करें तो फॉरेस्ट जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्पीसीज के डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ जो एंडेमिक स्पीसीज है जिसमें आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है कोई ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड होती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं बनाए रखने में काम करती है। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उन्होंने कहीं ना कहीं स्पीसीज रिचनेस को असेसमेंट किया है, फॉरेस्ट के हैबिटेट को जो कि उनके स्पीसीज के लिए ज्यादा थ्रेटेन है, खतरा है उनके लिए, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे असेस करती है, ठीक है। वहीं अगर चैलेंजेस की बात करें, सबसे पहली चैलेंज तो डिफोरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यानी कि फॉरेस्ट लैंड को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं, किस चीज में, आपके एग्रीकल्चर लैंड में, अर्बनाइजेशन में, माइनिंग करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हुए, और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट एरिया है उनमें इनकोच करने का काम भी हम लोग जो है धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। ये सारी इनकोचमेंट ही होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की जाए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह खेती की है और एक जगह खेती होने के बाद उसकी जो जमीन है वो अगर मान लीजिए उपजाऊ नहीं रहती तो उसको 2-3 साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो कुछ रीजन में इस तरह की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वगैरह जो है किए जाते हैं, जहां पे टेम्परेरी डिफोरेस्टेशन किया जाता है और सॉइल डिग्रेडेशन किया जाता है। उसके बाद जो फसल को उगाया जाता है फिर उसको 2-3 महीने के लिए, 2-3 साल के लिए फिर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके के जो हमारे इस एरिया के जो आपके फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर को ये क्या करते हैं, खराब करते हैं। वहीं बात करें फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की तो इलीगल लॉगिंग होती है, यानी कि जो लकड़ियों को, टिम्बर को वगैरह को काट के जो लेके जाते हैं, आपने मूवी वगैरह तो देखे ही होंगे, मूवी का नाम, ठीक है। तो वहां पे जिस तरह की चीजें काटी जाती है तो वहां से आपको फॉरेस्ट डेंसिटी जो है या बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, खराब होती है। फॉरेस्ट फायर की बात करें, अनफ्रीक्वेंटली या अनमैनेज तरीके से कभी कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की वेजिटेशन जो है ज्यादा खराब होती है, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान होती है। ओवर ग्रेजिंग की बात करें तो एक्सेसिव ग्रेजिंग अगर लाइफ स्टॉक के द्वारा होती है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज करते हैं किसके, हमारे फॉरेस्ट के रीजनरेशन को, यानी कि फॉरेस्ट जो है दोबारा से रीजनरेशन होने में प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर बात की जाए क्लाइमेट चेंज की तो यहाँ पे अल्टर इकोसिस्टम, यानी कि राइजिंग टाइम टेम्परेचर होने से या फिर प्रेसिपिटेशन का, ये प्रेसिपिटेशन में आपके हर चीज आते हैं, चाहे वो बर्फ के ओले पड़ना या बर्फ पड़ना या फिर आपके बारिश होना, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेशन के पैटर्न अगर चेंजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोसिस्टम जो है वो सेंसिटिव, काफी ज्यादा सेंसिटिव, खतरनाक होने स्टार्ट हो जाती है। खासकर मैनग्रोव्स वगैरह, वेटलैंड्स वगैरह और अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। स्पीसीज माइग्रेशन जो है देखने को मिलती है, उसके बाद एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे स्पीसीज। अगर आप बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं खराब करोगे तो क्लाइमेट चेंज होगी, और क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं स्पीसीज जो है वो काफी ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक या तो माइग्रेट करेंगे या फिर एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, यानी कि हैबिटेट को अगर हम लोग छोटे छोटे पैचेस में अगर बांट देंगे तो उसको हैबिटेट
फ्रेगमेंटेशन करना। अब बांट किसमें देते हैं भैया, रोड्स में बांट देते हैं, रेलवे में बांट देते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में बांट देते हैं, फॉरेस्ट को छोटे छोटे पैचेस में कर देते हैं, जिसके वजह से हमारी जो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन होती है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाती है, आइसोलेटेड हो जाती है। ठीक है, जितना एरिया उनको मिल रहा होता है उतना वो नहीं मिल पाते। माइग्रेशन इंपैक्ट होती है, अगर कनेक्टिविटी अफेक्ट होगी स्पीसीज की तो लार्ज अमाउंट में अगर होगी तो ये कंटिन्यूअस हैबिटेट जो है स्टेब्लिश नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से उनकी माइग्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जो माइग्रेशन अगर इनकी खराब हुई तो ऑब्वियसली बात है इनके जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, कम होगी और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे अब बात करें तो गवर्नमेंट इन चीजों पे क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो गवर्नमेंट नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम जैसी चीजों को चलाती है, जिसमें कि लोगों के साथ मिलके किस तरीके से जो कम्युनिटी लेड प्रोग्राम जो है चलाती है, जिससे कि लोगों के साथ मिलकर वो फॉरेस्ट को क्या कर सके, फिर से मतलब उगा सके, फिर से यूज कर सके। ठीक है, कैंपा फंड का यूज करती है, कंपनसेटरी फंड जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पे पेड़ों को काटते हो तो उस जगह पे उसके अल्टरनेटिव में कहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो और कितना पैसा लगा रहे हो पेड़ों को दोबारा से रीग्रो करने में। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक बार एक बड़ा पेड़ अगर कट जाता है और उसके कंपनसेट में आप छोटा पौधा लगा रहे हो, तो वो तो अभी छोटा पौधा है ना, उससे कौन सी इफेक्ट होने वाली है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है हमारे सामने निकल के आता है। ग्रीन इंडिया मिशन चलाते हैं, जैसे कि हमारे की एरिया को जो है हम लोग को हरा भरा रखना है, तो इस तरीके की मिशन वगैरह चलाते हैं। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिससे कि हमारी क्या होती है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को बढ़ाने में जो है राह पे चली हुई है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करते हैं तो इंडिया का जो एफर्ट है वो बाकी चीजों में देखा जाए तो डाइवर्स जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है या फिर इकोसिस्टम सर्विस को अगर हमें बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें उसको कंजर्व रखना जरूरी है। अगर एक हेल्थी इन्वायरमेंट मिलेगा, क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं मिटिगेशन करेंगे और हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इंश्योर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके के सिग्निफिकेंट चैलेंज को फेस करते रहेंगे, जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया या हैबिटेट डिग्रेडेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यहाँ जो है हमें नुकसान पहुंचेगी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अलग अलग तरीके से आपके इनिशिएटिव चला रही है, जो कि फॉरेस्ट को कंजर्वेशन किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही साथ इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन भी करने का जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।